वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग जो है न्यूरो सर्जरी क्रेनियल सर्जरी का एक और टॉपिक कर रहे हैं जो कि आपका है हेड इंजरीज टू द ब्रेन। सबसे ज़्यादा जो हेड इंजरीज होती है उसको आप कह रहे होते हैं ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी विच इज़ नोन एज TBI। किस वजह से हो रही होती है? सडन आप गिर गए हो, कोई एक्सीडेंट आ गया है, कोई गन शॉट इंजरी है, कोई वेपन के थ्रू इंजरी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है आपके इतना फोर्सफुल जो है एक्सपोजर हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है इंजरी हो गई है, ब्रेन इंजरी हो गई। इसको हाउ विल बी डिफाइन, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे इंसल्ट टू द ब्रेन नॉट ऑफ डीजनरेटिव और कंजेनाइटल नेचर। ठीक है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होती है? डीजनरेटिव और कंजेनाइटल नहीं होती। ये किस वजह से होती है? एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स की वजह से जो कि प्रोड्यूस हुई होती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है? ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी होती है। वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ट्रॉमा हो सकते हैं। और जब ये ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाती है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पेशेंट की अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। और क्या हो जाता है? कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्कुल ही जो है वो चेंज हो जाती है। पेशेंट फ़ौरन से अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। और इसके अंदर भी थोड़ा सा मैं आपसे आगे जाके डिटेल करूँगी कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग ऐसी है कि जो कि नज़र नहीं आ रही ड्यू टू TB है तो पेशेंट के लिए वो बहुत डेंजरस होती है एंड ऑन द स्पॉट पेशेंट कैन बी डाई। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है कि एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट पेशेंट की डाई हो गई, वो रीज़न ये होता है। अच्छा, कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब होती है जैसे ही ट्रॉमेटिक ब्रेन कोई अचानक से आए और आपके हेड पे आके जो है हिट कर दे तो क्या हो जाएगा? आपका कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कॉग्निटिव एबिलिटी भी जो है वो जिसकी वजह से आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। फिजिकल फंक्शन जो है ना वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली आपको चक्कर आ रहे होंगे, दर्द हो रहा होगा, बहुत सिवियर फिजिकल फंक्शन, आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी एंड इट कैन बी रिजल्ट इन द डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर और इमोशनल फंक्शनिंग। और इसी वजह से बिहेवियर और इमोशनल फंक्शन भी जो है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। मैकेनिज्म में ब्लंट इंजरी होती है या पेनिट्रेटिंग इंजरी। पेनिट्रेटिंग होती है गन शॉट वगैरह की वजह से। ब्लंट इंजरी होती है कोई गिर गया, एक्सीडेंट्स हो गए, मोटर व्हीकल कोलिजन्स आके दो चीज़ें आपस में आके टकरा गए, तो ये उसके रीजन हो सकते हैं। हेड इंजरी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जो होती है वो इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी होती है जिसकी वजह से डायरेक्ट क्या होती है? इंजरी हुई होती है ना, डायरेक्ट इंजरी हुई होती है। और वो इरिवर्सिबल होती है, जो चेंजेस हो गए, जो सेलुलर डैमेज हो गया, जो वेसल्स जो है वो रप्चर हो गए, वो अब दोबारा से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा ये सेकेंडरी क्या होती है? डैमेज टू सेल दैट आर नॉट इनिशियली इंजर्ड। डैमेज कर देती है सेल को, पहले कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अभी इंजर्ड नहीं हुए, सिर्फ एक्सपोज हुआ। अगर थोड़ा सा भी डिले हो गया तो क्या होता है? सेकेंडरी इंजरी जो है ना वो डैमेजेस स्टार्ट कर देती है। डैमेज किसको करना शुरू कर देती है? वो सेल्स जो अभी तक क्या हुआ है? प्रॉपरली इंजर्ड नहीं हुए, जस्ट एक्सपोज, जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं। और इसको डेवलप होने में आवर्स टू वीक्स आफ्टर इंजरी, अब इंजरी हो गई है और कुछ घंटे और कुछ महीने लगेंगे ये अपने सिम्टम्स जो है अपेयर होने में। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ। ऑन द स्पॉट कोई इंजरी हुई है, ठीक है, पेशेंट नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, उसे नहीं पता लगा, चलो टेस्टिंग वगैरह तो इतना होता नहीं है पाकिस्तान में। CT स्कैन फ़ौरन से अर्जेंटली होना चाहिए व्हेनेवर पेशेंट कम विद RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी की अगर प्रेजेंटेशन है तो सबसे पहले CT स्कैन होना चाहिए ब्रेन का, चेस्ट का, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ मेजर जॉइंट्स हैं जिनका एक्सरेज होना चाहिए, दिस इज़ द प्रोटोकॉल, लेकिन नहीं हो रहा होता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है? इंजरी हुई, टेंचर्स वगैरह लगाए, थोड़ा सा ड्रिप्स दी, एंटीबायोटिक्स का कवर दे दिया और पेशेंट को डिस्चार्ज। ठीक है, अब क्या हुआ उसके साथ? सेकेंडरी अगर इंजरी हुई होगी, हेड इंजरी, तो क्या होगा? कुछ हफ्तों से इट टेक्स फ्यू आवर्स, तकरीबन 48 से 72 घंटे लेता है, तकरीबन एक वीक के अंदर अंदर जो भी सिम्टम्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो सिम्टम्स आते हैं वो इतनी पैनिक वाली कंडीशन होती है कि पेशेंट उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, फैमिली जब तक हॉस्पिटल लेके जाए तो इतने में क्या होता है? पेशेंट की डेथ हो जाती है या बहुत मेजर लॉस हो जाता है, या कि पेशेंट को क्या हो सकता है? हैमरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये एक वो रीज़न होता है। तो इसीलिए जो प्रोटोकॉल्स, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि बेशक आपका पेशेंट ओरिएंटेड हो, कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस हो, लेकिन आपने ये प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो करने। इस वजह से जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक डेथ ज़्यादातर हमारी कंट्री में हो रही होती है। प्राइमरी मैकेनिकल इंजरी में क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सोन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है? किस वजह से हो रहे थे? रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशंस इंजरीज़ वगैरह हो रही होती है। आपको बताया है कि किस वजह से प्राइमरी हो रही होती है, उसकी वजह से क्या चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है? एक्सोन्स और ब्लड वेसल्स। रोटेशनल एक्सेलरेशन कॉज
डिफ्यूज शेयरिंग स्ट्रेच ऑफ एक्सोन, रोटेशनल एक्सीलरेशन, इतना तेज़ कोई चीज़ लगी जिसकी वजह से दिमाग पूरा नहीं, आपने सुना होगा कि चिड़िया चलती है, ब्लड विजन होता है, जैसे कि आप अक्सर कार्टून्स में देखते हो कि कोई इंजरी हुई, किसी ने हिट किया और फ़ौरन से चिड़िया चलती हुई राउंड एंड राउंड नज़र आ रही होती है। वो इसी वजह से हो रही होती है कि ब्रेन के अंदर रोटेशनल एक्सीलरेशन जो है या जो है वो इंजरीज़ हो रही होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा होता है, जो एक्सोन्स होती है या वेस्कुलर सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है, शेयरिंग फटना शुरू हो जाती है, स्ट्रेच ओवर स्ट्रेचिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और उनकी क्या होती है, परमेबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, मैकेनो पॉपरेशन जिसे कह रहे होते हैं। तो दिस इज़ द रोटेशनल एक्सीलरेशन जो किस वजह से होती है, डिफ्यूज शेयरिंग स्ट्रेच ऑफ एक्सोन एंड वेस्कुलर सेल मेम्ब्रेन की वजह से, और उसकी वजह से परमेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब आ जाए इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम इन्फ्लक्स ट्रिगर प्रोटियोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द साइटोस्केलेटन एंड इंटरप्शन ऑफ द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। अब कैल्शियम इन्फ्लक्स जो ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं वो ट्रिगर कर रहे होते हैं प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। प्रोटियोलाइसिस को ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर और इंटरप्ट कर रहे होते हैं एक्सोन को ट्रांसपोर्ट करने में। लेकिन अगर क्या हो रहा होता है कि डैमेज हो जाए तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो क्या, साइकिल जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एकदम एब्रप्टली स्टॉप हो जाता है। इसीलिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है अक्सर आप पूछेंगे उस पेशेंट से, वो कहेगा एक इंसान के बजाय दो, मतलब मल्टीपल लोग नज़र आ रहे होते हैं, विजन जो है ब्लर्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ब्रेन जो है उस चीज़ को परसीव नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि एक्सोनल ट्रांसपोर्ट और ये पूरा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ बी एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, द फॉर्मेशन ऑफ एक्सोनल बल्ब, secondary exotomy and inflammatory response, accumulation of B amyloid precursor proteins। precursor proteins जो amyloid B amyloid precursor proteins बनती है जब बॉडी में कोई भी अनयूजुअल सा इवेंट हो जाए, स्पेशली आपके ब्रेन के अंदर कोई अनयूजुअल सी एक्टिविटीज़ हो जाए, तोड़ फोड़ हो रही है, ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाता है, इसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है बीटा एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सोन होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ रिट्रैक्शन, बॉल्स वगैरह की प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। सेकेंडरी क्या हो जाता है, कुछ एक्सोन्स क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस होकर ब्रेन के अंदर क्या करवा रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन करवा रहे होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी बहुत कॉमन है, क्लोज ब्रेन इंजरी, ओपन ब्रेन इंजरी। क्लोज ब्रेन हेड इंजरी क्या होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम फोल्स मोटर व्हीकल क्रैशेस, ये इसके कॉजेज होते हैं। फोकल डैमेज हो जाता है एक्सोन का, या डिफ्यूज डैमेज हो जाते हैं, कम्प्लीटली या पार्शियल डैमेजेस हो जाते हैं एक्सोन्स के। इफेक्ट टेंड टू बी ब्रॉड, नो पेनिट्रेशन टू द स्कल तक ये नहीं जाती है, ठीक है ना, ये सिर्फ आउटर हो रही होती है। क्लोज हेड इंजरीज आप इसको कह रहे होते हो। ओपन हैंड इंजरी क्या हो रही होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम बुलेट वाउंड, बुलेट लग गई है, वाउंड्स वगैरह की वजह से बहुत शदीद चोटें आई हैं तो उस वजह से हो रही होती है। इसके अंदर लार्जली फोकल डैमेज हो रहा होता है, ये बहुत डेंजरस होती है ओपन हेड इंजरी। आपने देखा होगा ओपन हेड इंजरी की एक एग्जांपल ये भी, मैं आपको अगर बिल्कुल सिंपल से बताऊँ, कोई इंसान है वो बाइक पर जा रहा है और वो गिर गया, गिरने के बाद अगर रोड पर खून लगा और उसके खून हो गया और हेड क्रशिंग टाइप का हो गया, आपको बाकायदा फील हो रहा हो कि लेयर्स हट गई है, फट गई है स्किन वगैरह, आपको नज़र आ रहे हो स्ट्रक्चर्स उसकी स्किन के जो है ना, तो फिर ये ओपन हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा जा रहा है और वो गिर गया, ठीक है, ब्लड बाहर नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड क्लोज्ड। तो जो ओपन है वो बहुत डेंजरस होता है और ये बहुत सीरियस होता है और ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है, डिमेंशिया, परमानेंट मेमोरी लॉस भी हो सकती है। सेरिब्रल कॉन्ट्यूजन, ये आप देख रहे हैं सेरिब्रल कॉन्ट्यूजन किस कदर ब्लड जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, दिस इज़ वेरी डेंजरस स्टेज। मोस्ट कॉमन फोकल ब्रेन इंजरी हो जाती है, इम्पैक्ट साइड अंडर स्कल, एंटीरियो इंफीरियर फ्रंटल, एंटीरियर टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल रीजन, ऑक्सीपिट पे आके हिट हो गया, ठीक है, टेम्पोरल पे हो गया, या आपका एंटीरियर पार्ट पे हो गया, इंफीरियर। एंटीरियरली या तो इंफीरियर होगा, ठीक है, एंटीरियरली या तो टेम्पोरल है, और ये फिर आपका बैक वाला ऑक्सीपिटल रीजन आ गया आपका। स्कल फ्रैक्चर्स होते हैं, ये भी आपकी जो कंटेंट है उसके अंदर है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स इन द स्कल फ्रैक्चर्स होते हैं। बेसिलर फ्रैक्चर जो है ना वो बहुत कॉमन होते हैं। मोस्ट कॉमन पैट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर जो है वो बहुत कॉमन होता है, ठीक है। ड्यूरल टेयर हो जाते हैं, CSF ओटोरिया हो जाता है, CSF राइनोरिया, इतने सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं व्हेन एवर पेशेंट कंप्लेन विद बेसिलर फ्रैक्चर, जो कि मोस्ट कॉमनली कौन सा एरिया हो जाता है, टेम्पोरल बोन का। उसी की वजह से क्या हो रहा होता है, इन्फेक्शंस वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, CSF के अंदर माइक्रोब्स वगैरह ग्रोथ कर जाते हैं और ब्लड विजन हो जाती है, ठीक है, अजीब से साइंस मिल रहे होते हैं, साइंस मिल रहा होता है,
ठीक है। ड्यूरल टीयर वगैरह जब हो रहे होते हैं, ड्यूरा मेम्ब्रेन जो होती है उसका टीयर हो जाता है, तो बैटल साइन मिल रहा था। बैटल साइन के बारे में आपको बताती चलो, ये बैटल साइन जो है उसको मेडिकल इमरजेंसी कंसिडर किया जाता है और ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। बेसिकली ये होता है क्या है कि ब्रूजिंग हो जाती है, जहाँ पे जो है वो फ्रैक्चर हुआ होता है वहाँ पे ब्रूजिंग ब्लूइश एरिया हो जाता है, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि सम सॉर्ट ऑफ फ्रैक्चर है। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द स्केल, अगर पीछे की तरफ कोई चीज़ आप जाके एकदम फिसले हुए गिरे हो। एट फर्स्ट इट लुक्स लाइक टिपिकल ब्रूज, स्टार्टिंग में तो टिपिकल ब्रूज लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे हील हो जाएगा, लेकिन ये क्या होता है बहुत सीरियस कंडीशन के अंदर जो है वो पेशेंट को ले जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन है। तो ये सारे के सारे साइंस होते हैं जिसकी बेस पे हम कह रहे होते हैं कि ये जो है वो साइन जो मेडिकल इमरजेंसी है। कौन से साइन ऐसे जो मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, और जब आप इमरजेंसी के अंदर लेके जा रहे होते हो किसी भी पेशेंट को, तो फिर क्या हो रहा होता है वो इन्हीं साइंस को देख रहे होते हैं। अच्छा, रेकन साइन होता है। रेकन साइन क्या होता है, आइज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से फील हो रहा होता है कि आइज़ तो एक तो आपकी डार्क हो गई है, मतलब आपको ऐसे, आपने सुना होगा वर्ड, आंखों में खून उतर आया हो। और ये जो बेजल स्कल फ्रैक्चर्स होते हैं उसके अंदर ये रेकॉन आई मिल रही होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा होता है, अगर चीक्स बोन के नियर अबाउट जो है ना वो फ्रैक्चर हो जाए तो तब ये रेकन आइज़ मिल रही होती है। रेकन आइज़ दिखती किस तरीके से, वही जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है जो सॉफ्ट टिश्यू होती है अराउंड आइज़ की, जिसकी वजह से वो ब्रूज हो रही होती है। आपने देखा है जब अक्सर आप मूवीज़ के अंदर देखते होंगे, कार्टून्स में पंच मारा हो किसी ने नोज वो आइज़ के इर्द, तो वो कितना ब्रूजिंग जैसे ब्लैकिश और वो हो जाता है, डार्क पर्पलिश टाइप का एरिया हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज रेकन आइज़, और पेरी ऑर्बिटल एरिया के अंदर जो है ये इन्वॉल्व हो रहा होता है। 7 नर्व पाल्सी हो सकती है। तो ये सारे के सारे कॉजेज़ हैं या जो फीचर्स हैं आपको मिल रहे होते हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, स्कल फ्रैक्चर के अंदर बेजिलर फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं जिसके अंदर ड्यूरल टीयर हो रही थी। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रैक्चर आ जाता है वो आपका आ जाता है स्काल्प लैसिरेशन। मैसिव ब्लड लॉस की वजह से स्काल्प लैसिरेशन, जो आपकी स्काल्प होती है, ठीक है ना, जहाँ पे हेयर्स ग्रोथ हुए होते हैं, वो पूरी की पूरी टीयर हो जाती है और बहुत मैसिव ब्लड लॉस हो रहा होता है। स्मॉल ग्लेरियल लैसिरेशन में भी लेफ्ट अलोन, अगर छोटे छोटे से हों तो फिर तो चलो आपने उसको सूचर दे दिया, स्टिच दे दिया, वो ठीक हो गए। बट अगर इस तरीके के मिल रहे हो, मैसिव मिल रहे हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लैसिरेशन मिल रही है, कंप्लीट कट्स मिल रहे हैं, कम्प्लीटली डी अटैच आपकी जो स्काल्प फिशिया है वो हो रही हो, लैसिरेट हो रही हो, तो फिर क्या हो जाता है आप उसको अकेला नहीं अलोन नहीं छोड़ सकते कि ठीक है ये खुद ट्रीट हो जाएगा, टिंक्चर लगा दिया, फिर उस वक्त आपने क्या करना होता है, स्टिचेस देने होते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है आपका स्कल फ्रैक्चर, लीनियर एंड सिंपल कम्युनिकेटेड स्कल फ्रैक्चर होता है, एक्सप्लोरेटिव वाउंड, प्रोफाइलेटिंग एंटीबायोटिक और कॉन्ट्रोवर्शियल्स। सिंपल सी बात है, स्कल फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या तो लीनियर होगा, सिंपल होगा, या क्या कंपाउंड होगा। कम्युलेटेड फ्रैक्चर ज़्यादातर हो रहे होते हैं, स्कल के फ्रैक्चर्स होते हैं ना, कम्प्लीटली आपको स्कल की बोन ऐसी लगेगी कि डिटैच हो गई, कम्प्लीटली स्क्वायर फॉर्म जो है ना वो फील हो रहा होगा, और बहुत ख़तरनाक किस्म का वाउंड उसके अंदर बन रहा होता है। प्रोफाइलोटिक एंटीबायोटिक्स भी आप दे रहे होते हैं, लेकिन आपको इमीडिएटली सर्जरी की तरफ जाना पड़ रहा होता है। ट्रोमेटिक सब आर्केनॉइड हैमरेज, ठीक है, सब आर्केनॉइड स्पेस के अंदर हैमरेज हो जाए ट्रॉमा की वजह से। मोस्ट कॉमन सीटी फाइंडिंग जो कि देख रहे होते हैं, मैंने अब आपको बताया कि सीटी स्कैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉडरेट टू सीवियर टीबीआई के अंदर। इफ़ आइसोलेटेड हेड इंजरी में प्रेजेंट विद हेडेक, फोटोफोबिया एंड मेनिंजिज्म। हेड इंजरी अगर आइसोलेटेड मतलब इतनी ज़्यादा ना हो तो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है यूजुअली कि मुझे सर में दर्द है, लाइट बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, ठीक है, ये सारे के सारे उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं। दूसरा टाइमिंग ऑफ सीटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर स्टार्टिंग के अंदर सब आर्केनॉइड हेमोरेज हो जाए और वो फ़ौरन से मतलब बहुत ज़्यादा हैवीली ब्लीडिंग हो जाए तो ऑन द स्पॉट मैंने आपको बताया डेथ हो जाती। इसी वजह से मोर्टेलिटी जो रेट है वो ज़्यादा है हेड इंजरीज़ का। ये आप देख रहे हैं सब आर्केनॉइड स्पेस के अंदर हैमरेजेस, ये जो ब्लैक हो रहा है, तो सीटी के अंदर हमने यही देखना होता है। स्पेसिफिक हेड इंजरीज़ में एपिड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल रीजन पे हेमाटोमा हो जाए, अकर 0.5% ऑफ ऑल हेड इंजरीज़ के अंदर होता है। ब्लड ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा टू टेम्पोरोपेराइटल रीजन, टेम्पोरोपेराइटल रीजन के अंदर ब्लंट ट्रॉमा हो जाए। गिरने से ये सारे बेसिकली हो रहे होते हैं, डिपेंड कर रहा होता है आप किस पोस्चर के अंदर गिर रहे हो, फ्रंटल गिर रहे हो, आप ऑक्सीपिट की तरफ से गिर रहे हो, आप साइड पे जाके गिर रहे हो, तो मिडिल मैलेंज
मेनेंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है मोस्ट कॉमनली 66% ऑफ केसेस में इफ़ द पेशेंट एक्सपोज विद द ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है। और वो कहाँ पे, टेम्पो पैराइटल रीजन के ऊपर अगर कोई चोट लगती है ब्लंट ट्रॉमा की वजह से तो उधर आपकी मेनेंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। 80% रिस्क एसोसिएटेड जो है वो किस वजह से हो रहा होता है, स्कल फ्रैक्चर की वजह से हो रहा होता है। मे अकर विथ वेनस साइनस टियर, इसकी वजह से साइनस टियर भी हो रहा होता है। सीटी के अंदर आप क्या देख रहे होते हैं, आप हाइपर डेंस देख रहे होते हो, जो उसकी फाइंडिंग मिल रही होती है कि डेंस एरिया तो नहीं है। कुछ आप वेंट्रिकल्स को चेक कर रहे होते हैं, सब आर्कनॉइड स्पेसिस को आप चेक कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इस वजह से क्या हो सकता है, आपने एचबी लेवल पे देखा सीवियर एनीमिया हो जाएगा क्योंकि इतना ब्लड लॉस हो रहा होगा। एक्टिव ब्लीडिंग जब हो रही होती है, अनट्रीटेड डीएच इमेजिंग ओवर डेज हाइपरटेंस, आपने इतना याद नहीं रखना, आपने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी। ये देखें, ये ब्लीडिंग्स आपको मिल रही हैं, ये ब्लैकिश एरिया पूरा हो रहा है, ये देख रहे हैं स्पॉट्स आपको मिल रहे हैं, तो ये सीटी की फाइंडिंग्स होती है। ट्रीटमेंट ये है कि अगर कोई सिम्टम नहीं है तो कोई इतना सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने पेशेंट को क्या दे दिया, एंटीबायोटिक का कवर दे दिया, आपने जो वाउंड्स हैं वहाँ पे टिंक्चर्स लगा दिए और उसको क्लीन कर दिया, पैराडीन से वॉश आउट करना है, उधर जम्स वगैरह एक्यूमुलेट नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ख्याल रखना होता है। और अगर बहुत ज़्यादा हैवी इंजरी है तो फिर क्या हो जाता है, ब्रेन ऑपरेटिव सर्जरी की तरफ जा रहे होते हैं। स्पेसिफिक हेड इंजरीज़ कौन कौन सी हो जाती है, सबड्यूरल हेमाटोमा हो जाता है, सडन एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेशन इंजरी विथ टीयरिंग ऑफ ब्रिजिंग वेंस की, इसके अंदर टीयरिंग हो रहा होता है, सडन एक्सेलरेशन, एकदम चक्कर आया और लग गई, या गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा ब्रेक लगाने के बाद एकदम इंजरी वैपलिश इंजरी की तरह ही हो जाती है। कॉमनली एल्डरी अल्कोहल, जो अल्कोहल दे रहे होते हैं उनका बैलेंस बिल्कुल ठीक नहीं होता, तो वो जर्की मूवमेंट के साथ वैसे भी चल रहे होते हैं। ओल्डर एडल्ट होते हैं, उनका जो है गेट पैटर्न भी प्रॉपर नहीं होता, तो उसके अंदर भी हो रहा होता है। क्लासिफिकेशन है इसकी, स्मॉल विथ मास इफेक्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन कॉन्शियस। बेसिकली ये जो है वो जो लेक्चर्स है वो आपका ये FCPS वालों से, FCPS का ये लेक्चर है जो FRCS कर रहे होते हैं, इसके अंदर न्यूरो के अंदर तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपके मतलब की नहीं है, आपके मतलब की जो चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्रेनियल न्यूरोपैथीज काउंट इन अबाउट 10% ऑफ एडमिटेड एंड 30% ऑफ सीवियर इंजीरियस। क्रेनियल न्यूरोपैथीज जो कि रिपोर्ट होती है 30% ऐसी इंजरीज़ होती है जो कि सिवियर होती है, उसके अंदर क्रेनियल न्यूरोपैथीज जो है वो क्या हो रही होती है, आपकी डेवलप हो रही होती है और उसके साथ वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। फ्रंटल इंजरी, बेसल स्कल फ्रैक्चर एंड प्रेशर इफेक्ट अकाउंट फॉर मोस्ट। एनोमजिया फ्रंटल इंजरी की वजह से हो रहा था। विजुअल सिम्टम्स रिजल्ट फ्रॉम द ऑक्यूलोमोटर डिस्फंक्शन की वजह से मैंने आपको बताया ब्लड विजन हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर लग रहा होता है जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कॉर्निया, फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना पड़ता है। विजुअल फील्ड लॉस हो जाती है, आपने सुना होगा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कोई अंधा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बिनाई कमज़ोर हो जाती है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर विजुअल पाथवे डैमेज हो सकता है। ट्रोमैटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथीज एट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ऑप्टिक कैनाल। अगर ऑप्टिक न्यूरोपैथीज किस तरह से डेवलप होती है, जो ऑप्टिक कैनाल होता है वहाँ पे एंट्री और एग्जिट होता है ऑप्टिक नर्व्स का, अगर वहाँ पे कोई डैमेज हो जाए तो क्या हो रहा होता है, इसको हम कह रहे होते हैं ऑप्टिक न्यूरोपैथीज। ऑडिटरी, सुनने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फ्रैक्चर इन स्कल। ब्रेन इंजरी अगर किसी पेशेंट को हो रही है ना तो इट शुड बी इन योर माइंड कि ऑडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, विजुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड लेवल के ऊपर अभी अगर ये इंजरी हो गई, अगर आपकी जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह भी इन्वॉल्व हो गया और नीचे स्पाइनल कॉर्ड का अपर रीजन इन्वॉल्व हो गया, इट्स अ वेरी डेंजरस। हेड इंजरी जो है वो बहुत डेंजरस होती है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एट वन टाइम कि कहाँ पे डैमेज है और क्या हो रहा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बज़ाहिर कोई आपको प्रेजेंट के सिम्टम्स नहीं होंगे, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स नहीं होंगे पेशेंट को, विद इन अ डे, विद इन अ 72 आवर्स इतने वर्स्ट सिम्टम्स के साथ पेशेंट होगा कि पेशेंट आए। तो फिर ये आ रहा होता है कि एक्सीडेंट के वक्त तो ब्लड नहीं था, तो इतनी माइनर चेंजेस आ रही होती हैं कि इसको पिक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो स्पेशली जो टेस्टिंग वगैरह होती है, सीटी स्कैन वगैरह, सीटी स्कैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो ट्रॉमा सेंटर्स के अंदर बैठे होते हैं, ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और हमारे यहाँ शॉर्टेज किसकी है, ट्रॉमा सेंटर्स की। ट्रॉमा सेंटर नहीं है तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे डेथ प्रिवेलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। ट्रॉमा सेंटर हर सिटी के अंदर होना चाहिए, हाईवेज़ वगैरह के पास या मोटरवे के पास जो आपका, ताकि अगर इन केस ऑफ इस तरह के सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं जिसके अंदर स्पेशली हेड इंजरी हो, उसका पूरा एक अब्रॉड के अंदर डिपार्टमेंट होता है,
तो वो प्रॉपरली जो है ना वो से ऑडिटरी डिस्टर्बेंस हो रही होती है। अगर पेट्रस टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो जाए या क्या हो जाए हेमाटोटाम्फनम हो जाए, मेम्ब्रेन जो आपकी टेम्फेनिक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप क्या कह रहे होते हैं कान का पर्दा, अगर वो डैमेज हो जाए और वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए तो उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकती है। वहाँ पे टेम्पोनिक मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द परफोरेशन हो जाए, ब्लड लीकेज स्टार्ट हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है टेम्पेनम कंडीशन डेवलप हो जाती है कि मीन्स ब्लड अराउंड जो आपका वो जो एरिया होता है मिडिल एरिया का जहाँ पे टेम्पोनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फेशियल नर्व पाल्सीज हो सकती है। कॉन्क्लूजन्स, नो स्ट्रक्चर इंजरी टू द ब्रेन, किसी भी स्ट्रक्चर पे इंजरी नहीं होती लेकिन ब्रेन के लेकिन फिर भी इंजरी होती है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, वेरिएबल पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस और कन्फ्यूजन। इंजरी हुई, चोट लगी, गिर गया बंदा, क्या होता है या तो अनकॉन्शियस हो जाएगा या थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा। ऑल्टर्ड सम ऑन द स्पॉट, ऑल्टर्ड मेमोरी, ऑल्टर्ड विजन, तो ये सारी की सारी जो है ना वो हो रही होती है। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे होते हैं विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक्स पेशेंट विल बी नॉर्मलाइज। तो इंटरनल जो है ना वो माइनर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है। रिट्रोग्रेड शॉर्ट टर्म एमनीजिया, मेमोरी लॉस, ठीक है ना। तो बार बार आपने रिपीट एंड ओवर क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ये बताओ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इस वजह से हो रही होती है, ठीक है। आपने देखा होगा एक गजनी मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, उसके अंदर क्या आता है रिट्रोग्रेड शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉल, ठीक है, एमनीजिया। तो किस वजह से हुई थी, उसको इतनी हेड इंजरीज हुई थी तो वो बिल्कुल ही भूल जाता था, फिर मेमोरी आती, फिर वो क्या हो जाती, वो चला जाता। लेकिन अगर ये क्या जाए लॉन्ग टर्म मेमोरी एमनीजिया हो जाए तो फिर एक पार्ट ऑफ मेमोरी लॉस हो जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई पास्ट इवेंट या प्रेजेंट इवेंट भूल जाता है और वो इरिवर्सिबल होता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स इसके डिजीनेस, हेडेक, रिंगिंग इन द ईयर्स, कानों में ऐसा लग रहा होता है घंटियाँ बज रही हैं और नौजिया हो रहा होता है। डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरीज, ये आप देख रहे हैं एक्सोन जो है वो शेयर्ड हो गया है। हॉलमार्क्स ऑफ सीवियर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से हो रहा होता है। डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ एडजेसेंट रीजन ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोलॉन्ग कोमा हो सकता है आफ्टर टीबीआई के बाद अगर डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी भी साथ में हो जाए, प्रोबेबली ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ असेंडिंग रेटिकुलर कनेक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स के अंदर जो कनेक्शन डेवलप हो रहा होता है, रेटिकुलर एक पूरा कंपोनेंट पूरा पार्ट हो रहा होता है, वो क्या हो जाता है, वो चैनल क्या हो जाता है, डिसरप्शन हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे ऑल्टर्ड हो जाता है और वहाँ पे डिलेड आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है। द शॉर्न्स एक्सोन रिट्रैक्ट एंड आर एविडेंट हिस्टोलॉजिकली एज रिट्रैक्शन बॉल्स, ये जो है ना उसकी प्रेजेंटिंग फीचर्स हैं। लोकेटेड प्रीडोमिनेंटली इन कॉर्पस कोलोसम, पेरिवेंट्रिकल, ये सारे के सारे जो आपके जो न्यूरोसर्जन होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं पढ़ रही हूँ ग्रेडिंग ऑफ डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, ग्रेड 1 हेमिस्फीयर तक अगर हो, ग्रेड 2 एडिशनल पोस्टीरियर कोलोसम को भी अगर इन्वॉल्व कर ले तो वो ग्रेड 2 इंजरी कहलाएगी। और ग्रेड 3 क्या होगा, डोर्सोलेटरल मिड ब्रेन, कम्प्लीटली डोर्सोलेटरल मिड ब्रेन को इन्वॉल्व कर ले, दिस इज़ द थर्ड ग्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ये ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, ग्रेड 1 इंजरी ऑफ डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। MRI करवा रहे होते हैं, MRI जो है वो किस तरह से हो रही होती है, T2 वेटेड फ्लेयर, T2 ग्रेडियंट एको MRI हो रही थी, सीक्वेंस अर्ली एंड लेस पोस्ट इंजरी हो रही होती है। मार्कर्स उसके अंदर क्या देख रहे होते हैं, नंबर एंड वॉल्यूम्स ऑफ लीजन देख रहे होते हैं, आपने इतना ही याद रखना है। डिफ्यूज टेंसर इमेजिंग DTI एक टेस्ट होता है, रिवील्स एविडेंस ऑफ लॉस ऑफ न्यूरॉन, उसमें न्यूरॉन्स को स्टडी कर रहे होते हैं, ग्लैड सेल को स्टडी कर रहे होते हैं कि वो इंक्रीज़ हो गए या डिक्रीज़ हो गए, तो सारी वो चीज़ें होती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो रही होती है, शोज़ अ रिडक्शन इन एसिटाइल एस्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ न्यूरोनल लॉस, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू क्लास।